नमस्कार आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 11 इतिहास की ऑनलाइन क्लास में पाठ लिया है 11, जो कि आपकी पुस्तक का पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है, आधुनिकीकरण के रास्ते। तो इस पाठ के अंदर दो देशों के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें जापान और चीन के बारे में बताया गया है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, दोनों देशों का औद्योगिक विकास, दोनों देशों की प्राचीन काल के दौरान स्थिति, ठीक है, और उस दौरान किस प्रकार से इन दोनों देशों ने अपने आप को जो है विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में खड़ा किया है। और इन्हीं देशों के बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो ये पाठ अगर देखा जाए तो दो भागों में विभाजित है, एक में चीन और दूसरी जगह है अगर देखें तो जापान, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पाठ को दो वीडियो में विभाजित किया है। प्रथम जो वीडियो जो बनाया जा रहा है उसके अंदर चीन के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम चीन के बारे में जानेंगे और दूसरा वीडियो जो होगा उसमें आप जापान के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो आते हैं टॉपिक पे कि चीन के अंदर साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई। साम्यवादी सरकार, ठीक है, जो कि चीन में आज भी साम्यवाद का कानून या वहाँ की व्यवस्था साम्यवादी सरकार चलती है। तो यहाँ पे 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार बनी। और अगर इस का दूसरा नाम ले तो इसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है, कम्युनिस्ट सरकार भी कहा जाता है। फिर है चीन में छिंग राजवंश का जो है अंत। अब चीन के अंदर है, शुरुआत में छिंग राजवंश था जो कि विदेशी राजवंश माना जाता है। और 1644 से 1911 तक चीन में छिंग राजवंश का शासन था। 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। अब ये तो आपको पता ही है कि चीन है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, अगर हम रूस को हटा दे तो, ठीक है, क्योंकि रूस दो महाद्वीपों में पड़ता है, जिसमें यूरोप भी पड़ता है, रूस भी पड़ता है, ठीक है, एशिया भी पड़ता है, सॉरी। और जिसमें अगर रूस को हम हटा दें तो दूसरा बड़ा देश है हमारा चीन है वो जो है पड़ता है एशिया महाद्वीप में। यहाँ छिंग राजवंश का शासन था जो है 16वीं शताब्दी यानी 17वीं शताब्दी 1644 से लगाकर और 1911 तक ये राजवंश रहा है। कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। औपनिवेशिक से तात्पर्य है दूसरे राष्ट्रों ने जब चीन के ऊपर अपना अधिकार करवाया, उसे गुलाम बनाने की कोशिश की। तो ऐसे में चीन चूँकि दूसरे राजवंश के अधीन था, ऐसे में वहाँ पे कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, तो ऐसे में चीन है अपनी जो है सुरक्षा नहीं कर पाया। छिंग राजवंश कारगर सुधार करने में असफल रहा और जो राजवंश वहाँ पे का जो मौजूद था उसने भी कोई खास प्रयास नहीं किए। देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। देखिए यहाँ पर भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, गृह युद्ध क्या है। गृह युद्ध यानी अपने ही देश के अंदर, खुद के ही देश के अंदर सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता है, जिससे जो हथियारबंद संघर्ष कह सकते हैं, खूनी संघर्ष जो कि अधिकारों के लिए लड़ा जाता है, वो होती है गृह युद्ध की स्थितियाँ। तो चीन के अंदर भी चूंकि गृह युद्ध की स्थितियाँ हैं वो आ गई थी। चीन छिंग राजवंश के हाथों से राजनीतिक नियंत्रण चला गया। जब असफल रहा छिंग राजवंश तो ऐसे में राजनीतिक नियंत्रण भी चीन के हाथ से चला गया। अब हम थोड़ा सा जापान के बारे में, क्योंकि दोनों में अगर तुलना करते हुए पढ़ें तो 19वीं सदी में जापान में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना, जापान का औद्योगिक विकास कैसे हुआ। देखिए 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में जापान ने कई एशियाई देशों की तुलना में काफ़ी प्रगति की। जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में चीन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। देखिए देखा जाए तो चीन एक विशालतम देश है और वहीं जापान एक छोटा सा देश है। अगर चीन के पास देखा जाए ताइवान, अब ताइवान 1895 और कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। देखिए जापान जैसा एक छोटा सा देश जिसने ताइवान है, तो ये भी छोटा सा देश है। 1895 में जापान ने ताइवान के ऊपर अपना अधिकार जमाया और कोरिया के अंदर भी उसने अपना अधिकार है 1910 के अंदर जमा लिया, उसके ऊपर अपना शासन स्थापित किया। उसने अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को भी 1894 में हरा दिया। ये चीन की स्थिति अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चीन को भी उसने हराया और 1905 में उसने रूस जैसी बड़ी शक्ति, ताकत, यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में भी कामयाब है वो रहा है। अब है चीन और जापान की भौगोलिक स्थिति में अगर देखें तो क्या अंतर है। भौगोलिक स्थिति अर्थात वहाँ की भौतिक वातावरण या परिवेश कैसा है, भूगोल कैसा है। तो चीन में देखें तो चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है, ठीक है।
यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है। विविधता यानी भिन्नता, अलग अलग, ठीक है। यहाँ कई राष्ट्रीय भाषाएं, तो चीन अपने आप में भी एक विशाल देश है। तो अगर हम इसकी तुलना भारत से भी करें तो भारत भी देखें तो कितनी सारी भाषाएं, भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से चीन के अंदर भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। खानों में क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती है। खाना यानी भोजन, ठीक है, यानी भोजन भी अलग अलग। जैसे भारतीय भोजन ही ले लो, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, दक्षिण भारत में इडली सांभर है, तो उड़ीसा में मच्छी और चावल है। तो कई प्रकार के जो है भोजन है वहाँ पे काम जो है किए जाते हैं। तो चीन में भी यही विविधता है वो पाई जाती है। अगर जापान में भोजन संबंधी देखें या भौगोलिक विशेषता में देखें तो जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है। तो जापान तो अगर देखें तो चारों तरफ समुद्र है और बीच में जापान एक छोटा सा राष्ट्र के रूप में मौजूद है, ठीक है। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन है वो पहाड़ी भूमि है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख भाषा है वो जापानी है, ये आपको ध्यान रखना है। जापान में जापानी बोली जाती है। जापान का एक और प्रमुख पॉइंट लें तो ये बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। यहाँ पर जापान के अंदर बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जापान और चीन में थोड़ा सा भेद है कि दोनों में क्या अंतर है, ये आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अब आधुनिक दुनिया में धीमी चीनी प्रक्रिया जापान के समक्ष देखा जाए या अन्य यूरोपीय देशों के साथ तुलना की जाए तो चीनी प्रक्रिया धीमी रही। उसके सामने कई कठिनाइयाँ भी आई है। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। आधुनिक दुनिया, वर्तमान दुनिया, ठीक है, अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश भी की। क्योंकि अब ये सब क्यों किया है, क्योंकि चीन उस समय विदेशी ताकत के कब्जे में था, छिंग राजवंश के कब्जे में था और वो भी चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर पाया। उसे विदेशी उपनिवेशिक शक्तियों से उसे आज़ादी नहीं दिलवा पाया। तो ऐसे में जब चीन ने छिंग राजवंश को उखाड़ फेंका तो उसने अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण किया और पश्चिमी और जापानी नियंत्रण से उसने मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने तथा अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते। चीनी लोगों ने बहुत ही जल्दी समझ में आ गया चीनी लोगों को कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठकर उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी या चीन को वो मुक्ति नहीं दिलवा सकते, बल्कि इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। एक तो जो चीन के अंदर असमानताएं मौजूद है, एक तो उन असमानताओं को हटाना, दूसरे वे क्रांति करें, यानी कुछ ऐसा परिवर्तन करें जो चीन के लिए लाभदायी हो और फिर चीन को सत्ता है वो लोकतांत्रिक सरकार या जो कह सकते हैं चीन के हाथ में सत्ता है वो वापस आ सकती है। अगर हम चीन को देखें तो चीन की 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि काफ़ी जानी मानी नदियां हैं। वैसे तो ढेर सारी नदियां हैं लेकिन हम चूँकि प्रमुख नदियों के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो एक तो है पीली नदी जिसे हुआंग हो भी कहा जाता है। कहते हैं ये चीन का शोक मानी जाती है। शोक यानी दुख, ठीक है। कारण क्या है, हालांकि ये बड़ी नदी है लेकिन ये चीन का शोक इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब वर्षा काल होता है तो उस दौरान इस नदी के अंदर ढेर सारी पानी है वो इकट्ठा हो जाता है या कह सकते हैं बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण चीन के अंदर हालात है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये पहली नदी पीली नदी है। फिर दूसरी नदी है यांगत्से, ठीक है, और जिसे अगर देखें तो छांगजियांग भी कहा जाता है। क्या नाम है, दूसरा नाम इसका छांगजियांग है। और अगर हम देखें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ पे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी यांगत्से है। अगर पूछा जाए कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है या लंबी नदी कौन सी है तो आपको ध्यान होना चाहिए नील नदी है, ठीक है, नील नदी। और दूसरी नदी कौन सी है तो अमेजॉन, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, अमेजॉन नदी, ठीक है। और तीसरी नदी है चीन की यांगत्से नदी जो कि तीसरी बड़ी नदी कह दी। फिर चीन की जो तीसरी नदी है वो है पर्ल नदी, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब चीन का प्रमुख जातीय समूह, अगर हम जातीय समूह को देखें तो यहाँ पर सबसे प्रमुख जातीय समूह है वो हान है। ये आपको याद रखना है, चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान माना जाता है। अब है चीन की भाषा एवं बोलियाँ, अर्थात चीन में भाषा कौन सी बोली जाती है, वहाँ पे कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। तो चीन की प्रमुख भाषा तो चीनी है जिसे मंदारिन के नाम से भी जाना जाता है। और भी कई राष्ट्रीयताएं हैं जैसे वहाँ पे उइगुर, हुई, माचू, तिब्बती, इसके अलावा कैंटनीज, कैंटन जिसे गुआंगजाओ भी कहा जाता है, बोली उए और शंगाइनीज
शंघाई की प्रमुख बोली है वो वू बोली मानी जाती है। जैसी बोलियों के अलावा भी कई अल्पसंख्यक भाषाएं वहाँ पे बोली जाती है। कहने का मतलब है कि चीन इतना बड़ा विशाल देश है तो वहाँ पे मुख्य भाषा चीनी है, लेकिन इसके अलावा भी अनेक प्रकार की भाषाएं वहाँ पे बोली जाती है, क्योंकि अनेक राष्ट्रीयता अर्थात वहाँ पे अनेक जाति धर्म समुदाय के लोग भी रहते हैं। माचू, तिब्बती, उइगुर हुई, ये सारे तो। और इसके साथ चीन का सबसे बड़ा अगर हम माने शहर माने तो शंघाई है, तो उसमें जो वो बोली बोली जाती है। तो ये इस प्रकार की कई बोलियां भाषाएं वहाँ पर बोली जाती है। अब हम देखते हैं चीन का भोजन कौन सा है। चीन का भोजन जाना माना डिमसम। अब चीन के भोजन का नाम है डिमसम, ठीक है। एक चाइनीज भोजन है जिसका शाब्दिक अर्थ दिल को छूना। अब यहाँ पे आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बनता है कि डिमसम क्या है। तो डिमसम एक चीन का भोजन है और जिसका अर्थ क्या होता है, तो दिल को छूना, ठीक है, दिल को छूना। यहाँ चीन का खाना, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि खाना है जो गूंथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबाल कर बनाए गए व्यंजन जैसा है। अगर आपने मोमोज खाए हैं, ठीक है, मोमोज ये क्या है, चीन का मोमोज है। अगर हम देखें तो मोमोज जैसा ही है, तो मोमोज कह सकते हैं। उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है, तो वहाँ पे गेहूं की फसल उगाई जाती है। जबकि शेषुआ और प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना भी मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाया जाता है। झालदार यानी मसालेदार, तीखा भोजन, ठीक है, तीखा यानी ज़्यादा मिर्च मसाले वाला। तो यहाँ पे और रेशम मार्ग आप जानते हैं, रेशम मार्ग क्या है, चीन से जो है रोम तक या यूरोपीय देशों तक जाने वाला जो मार्ग था, जो कि चंगेज़ खान के समय में इसे शुरू किया गया था। और इस मार्ग के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में रेशम और अनेक चीन के जो है चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह है, कपड़े वगैरह वहाँ पे यूरोप में भेजे जाते थे, रोम तक भेजे जाते थे। और इस प्रकार से इस रास्ते की पहचान ही रेशम के आधार पर रेशम मार्ग होगी, जिसके कारण इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम जापान का खान पान देखें तो जापान में क्या है, जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, वहाँ पे पशु नहीं पाले जाते। चावल वहाँ की मुख्य फसल है, ठीक है, बुनियादी फसल यानी मुख्य फसल। मछली प्रोटीन का प्रमुख स्रोत। अगर हम देखें तो जापान क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ऐसे में वहाँ के लोगों को समुद्र है, तो समुद्र में वो मछलियाँ पकड़ते हैं, मछली को भोजन के रूप में खाते हैं। कच्ची मछली जिसका नाम है साशिमी या सुशी, ठीक है, साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। ये लोग सुशी या साशिमी खाते हैं। देखिए, अब चीन में 3 प्रमुख पार्टियां और 3 प्रमुख लोग, उनके बारे में हम जानते हैं, जो कि चीनी बहसों में अक्सर विवाद के मुद्दे भी रहे हैं। और उनके प्रति समूहों के नज़रिए या उन समूहों के चीन के बहसों में नज़रिए क्या क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 लोगों के बारे में जानेंगे। कांग योवेल, ठीक है, और या फिर इनका नाम अगर देखें तो दूसरा नाम इसो या लियांग किचाऊ, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा अगर व्यक्ति माने तो गणतंत्र के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें सन यात सेन माने जा सकते हैं। और तीसरी है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये 3 हर एक के अपने अपने नेता हैं जिन्होंने जो है पार्टियों का निर्माण किया है, और ये इनका प्रमुख चीन के अंदर बनाने में योगदान रहा है। तो आधुनिक चीन की शुरुआत अब हम देखें। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के से माना जाता है। अब पश्चिम से तात्पर्य है पश्चिमी देश, ठीक है। और फिर जेसुइट मिशनरीज। अब जेसुइट मिशनरी क्या है, जेसुइट यानी ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने वाले पादरी लोग, जो कि मिशन के जरिए यहाँ पर आते थे। और इन पादरियों ने क्या किया, जेसुइट मिशनरियों ने चीन में खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहाँ तक पहुँचा। ये लोग ईसाई धर्म के प्रचारक होते थे, प्रचार प्रसार करने के लिए देश विदेश में थे। तो ऐसे में जब ये मिशनरी, ये पादरी लोग यहाँ आए, तो उन्होंने अपने साथ पश्चिमी ज्ञान को भी अपने साथ लाया, जिसमें खगोल विज्ञान। अगर खगोल विद्या अगर आप जाने तो खगोल से मतलब है जो है सूर्य, चंद्रमा, आकाशीय पिंडों का ज्ञान, ठीक है, जिसे खगोल विद्या में लिया जाता है। दूसरा गणित का ज्ञान, गणित तो आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जो विज्ञान, आर्ट वगैरह पढ़ाए जाते थे, उन विषयों को भी वो अपने साथ लेकर आए। तो इस प्रकार से उनका प्रभाव भी चीनी तंत्र के ऊपर पड़ा। अब हम देखते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, अफीम युद्ध। अफीम यानी अफीम आप समझते ही हैं। अफीम का अर्थ होता है जो है, अफीम अर्थ नहीं है, अफीम को हम काला सोना भी कहते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि काला सोना किसे कहा जाता है, क्योंकि अफीम एक महंगी नशीली दवा कह सकते हैं, नशीला
पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि लोग इसे नशे के रूप में भी इसे खाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो इस दवाइयों में इसका उपयोग है वो होता है मेडिकल के अंदर या केमिस्ट के जो अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ अफीम उपयोगी बताई जा रही है और इसके लिए युद्ध भी हुआ। तो देखते हैं पहला अफीम युद्ध कब हुआ। पहला अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के मध्य हुआ, ठीक है। और अगर इसका समय काल माना जाए तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 1839 से 1842, ठीक है। पहला अफीम युद्ध हुआ ब्रिटेन और चीन के मध्य। इस युद्ध में ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे सेना के मध्य युद्ध हुआ है। फिर इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। इस युद्ध ने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया। उस समय वहाँ पर क्विंग राजवंश था। सुधार और बदलाव की मांगों को चुनौती दी। तो इस प्रकार से यहाँ जो है इन दोनों राष्ट्रों के मध्य युद्ध हुआ तो चीन में भी कुछ बदलाव है, वो बदलावों की मांग है वो बड़ी थी। फिर क्विंग सुधारक और उनके द्वारा किए गए कार्य, ठीक है। कांग कुई और लियांग किचाऊ को क्विंग सुधारक माना जाता है। इनके द्वारा प्रमुख आधार या सुधार जो किए गए थे उसमें उन्होंने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और एक आधुनिक व्यवस्था स्थापित करने के ऊपर बल दिया। यानी उन्होंने चीन में जो है आधुनिक व्यवस्था और उसे सुदृढ़ बनाने पर काम करना शुरू किया। एक नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए इन्होंने नीतियां बनाई कि सेना में प्रयोग या सेना को शक्तिशाली कैसा बनाया जाए। फिर उन्होंने तीसरा संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का गठन भी किया। यानी एक वैधानिक सरकार की स्थापना के लिए उन्होंने जो है विधायिकाओं का निर्माण है वो किया। तो इस प्रकार से लियांग किचाऊ या कह सकते कांग युवेई ने चीन के अंदर ये प्रमुख 3 सुधार वगैरह किए हैं। अब है उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों का चीनी विचारकों पर प्रभाव। देखिए उपनिवेश, अब चीन अगर देखें तो चीन के आसपास कई ऐसे देश हैं जिसमें विदेशी प्रभुत्व विद्यमान था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा देश भारत भी चीन के लिए एक एग्जाम्पल था, जो कि उस समय भारत भी अंग्रेजी सत्ता का गुलाम था। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा, पोलैंड जो कि यूरोप का एक देश है, पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित था। यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। वोलान वू का मतलब होता है था हमें पोलैंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वोलान वू का क्या मतलब है। तो हमें पोलैंड करने के लिए, यानी पोलैंड एक देश है लेकिन उसे इस तरीके से औपनिवेशिक शासन या सत्ता से जूझना पड़ा था कि लोग कोई भी वहाँ जाके अपना उपनिवेश या पोलैंड को बना सकता था। इसीलिए यहाँ पे पोलैंड वू का मतलब दिया गया हमें पोलैंड करने के लिए, अर्थात हम भी वहाँ पोलैंड जा सकते हैं, यानी पोलैंड में अपना स्थान है वो बना सकते हैं। भारत का उदाहरण देखिए, हमारा देश भारत उस समय अंग्रेजी सत्ता का गुलाम था। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध है वो कर पाएगा। अर्थात भारत भी इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी चीन के सामने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो चीन के लिए ये भी एक कह सकते हैं एक प्रतीक था कि वो भारत देश से कुछ सीखे। और 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ये किसने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो किसी एक देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। तो आपको याद रखना लियांग किचाऊ या उन्होंने इसे कहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही है भारत में 1600 में व्यापार करने के लिए आई थी। वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। चीनी लोग ये आलोचना करते थे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार यहाँ आई या ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत में स्थापित हुआ तो ब्रिटिशों ने भारतीय जनता को नौकरियाँ दी, और वो नौकरियाँ जब उनके अधीन करते थे तो वो अपने ही भाई बंधुओं के ऊपर या अपने ही भारतीय लोगों के साथ जब वो क्रूर व्यवहार करते थे तो चीनी इसकी आलोचना करते थे कि हिंदुस्तानी लोग अपने ही लोगों के विरुद्ध है वो क्रूर हो जाते हैं। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है। अब देखिए पहला अफीम युद्ध हुआ, तो अफीम युद्ध जो 1839 से 42 के मध्य हुआ, तो उसमें उस समय भारत के अंदर ब्रिटेन का शासन था या ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर मौजूद थी, और ऐसे में भारत
के अंदर भारत के तहत या भारत के साथ मिलकर ही जो है ब्रिटेन ने चीन के साथ युद्ध किया था, अफीम युद्ध। तो ये चीनियों को बड़ा अजीब लगता था कि विदेशी सत्ता के अधीन रह के भारतीय है वो चीन के खिलाफ है वो लड़ रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं, जिसमें भारतीय लोगों का ही इस्तेमाल है वो हो रहा था। फिर एक कन्फ्यूशियस। देखिए कन्फ्यूशियस कौन है। पहले तो आपको सबसे बड़ी बात है कन्फ्यूशियस की जानकारी होनी चाहिए। ये चीन के महान दार्शनिक थे, ठीक है, महान दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, और उनके विचारों को ही कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। यानी जैसे हमारे भगवान महात्मा बुद्ध हुए हैं, महात्मा बुद्ध के अलावा महावीर स्वामी हुए हैं, और भी कई संत महात्मा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और कबीरदास जी, रामकृष्ण परमहंस। तो अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिनके बल पर जो है भारतीय लोगों में जो है लोगों ने उनको फॉलो किया अर्थात उनका अनुसरण किया। और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी तो ऐसे दो बड़े महान विचारक थे जिनके आधार पे धर्म बन गया, तो बौद्ध धर्म बन गया या कह सकते हैं जैन धर्म बन गया। ठीक इसी प्रकार से हमें समझना है कन्फ्यूशियसवाद को। अब कन्फ्यूशियस भी वहाँ के एक महान दार्शनिक थे और फिर बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया। फॉलो करना अर्थात उनके नक्शे कदमों पे चलना, उनकी बताई हुई शिक्षाओं को आधार मान के उसका अनुसरण करना, उसे मानना। तो इस प्रकार से वहाँ एक धर्म बन गया कन्फ्यूशियसवाद, ठीक है। बाद में तो चीनियों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो चीनी विचारक कन्फ्यूशियस के विचारों को और उनके अनुयायियों की शिक्षा को कन्फ्यूशियसवाद कहते। तो अर्थात कन्फ्यूशियसवाद यानी कन्फ्यूशियस के विचारों पर चलना। कन्फ्यूशियस के विचार और उसके बाद आए परिवर्तन। कन्फ्यूशियस क्या कहते थे? उनके अनुसार व्यक्ति को अच्छे व्यवहारिक समझदारी होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है कि उन्होंने अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करने की बात की है। इसके अलावा उन्होंने चीनियों की जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, यानी अपने जीवन में जो है अच्छे विचार अपनाने चाहिए, जिससे हमारा जीवन है वो अच्छा हो जाता है। सामाजिक मानक दिए यानी कुछ नियम भी उन्होंने दिए कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए। चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया और उन्होंने राजनीति कैसी होनी चाहिए उसके लिए भी उन्होंने जो है अपनी बात रखी। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि नए विचार सीख कर आए। तो हालांकि चीन की अपनी शिक्षा प्रणाली थी, चीन की अपनी शिक्षा थी, लेकिन फिर भी अपने ही देश में व्यक्ति उतना नहीं सीख सकता। उस समय उनके लिए विदेश यानी पश्चिमी देश, और इस हेतु उन्होंने अपने लोगों को, बच्चों को, छात्रों को जो ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय देशों में भेजा, और उसमें जापान के अंदर भी उन्होंने पढ़ने भेजा। और उसके पीछे उनकी यही धारणा थी, विदेशों में बच्चों को पढ़ने के पीछे, कि वहाँ से कुछ नया सीख कर आएंगे। तो इस प्रकार से कन्फ्यूशियस के सिद्धांत थे और उन्होंने वहाँ पर लागू किए। फिर रूसी और जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई। देखिए चीन की एक परीक्षा प्रणाली थी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर ब्रैकेट कॉलम दिया गया, उस कॉलम के अंदर चीनी परीक्षा प्रणाली के बारे में लिखा गया है। तो इस परीक्षा प्रणाली के अंदर क्या होता था? इस परीक्षा प्रणाली के अंदर अभिजात वर्ग में शामिल होने के लिए यानी उच्च वर्ग में शामिल होने के लिए इस परीक्षा का आयोजन है वो चीनी लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता था। और इसमें सीखने को क्या था? चीन की भाषा को लिखना, ठीक है, चीन की साहित्यिक भाषा, जो कि आप अगर देखेंगे आप बहुत सारे वर्तमान में तो बहुत सारे नूडल्स वगैरह भी आते हैं, और जो चाइनीज़ नूडल्स वगैरह, या फिर इसके अलावा ये कई शैम्पूज़ वगैरह आते हैं जिसके ऊपर एक विचित्र टाइप की भाषा होती है चीन की। इस टाइप के कुछ शब्द या वर्डिंग आते हैं, तो आप ऐसे शब्दों को आप देख सकते हैं। तो ये इस टाइप की चीनी भाषा होती है। तो अब ये जो सबसे सुंदर चीनी भाषा लिख सकते थे उसको जो है उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम भी देना पड़ता था, और बाद में अगर किसी का सुंदर राइटिंग के बल पर अगर सिलेक्शन हो जाता था तो फिर वो उसे अच्छा वेतन और आधिकारिक वर्ग में शामिल किया जाता था। लेकिन बाद में इस परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, कारण कि प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम तो करती थी, लेकिन अगर देखें तो ये सर्वांगीण विकास में कहीं पे भी काम नहीं आ रही। सिर्फ लेखन या साहित्य का विकास हो रहा है, लेकिन कहीं विज्ञान, कहीं खगोल या कहीं एक्स्ट्रा प्रौद्योगिकी की जानकारी इसमें नहीं थी। तो अंत में कुछ बुद्धिजीवियों के आधार पे या कहने सलाह मशवरा पे उन्होंने चीनी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो पाठ्य पुस्तक के अंदर चीनी परीक्षा प्रणाली है, वो अच्छे से याद भी करें क्योंकि वो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब है सन यात सेन। अब देखिए सन यात सेन कौन थे, जिनको चीन
में जिनका विशेष योगदान रहा था। अगर हमने देखे तो लियांग कीचाओ के बारे में जान लिया। अब सन यात सेन, वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सीधा क्वेश्चन है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन? सन यात सेन, डॉक्टर सन यात सेन। उन्हें न उन्हीं के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा ग्रहण की, अर्थात जो है अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ था। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, किंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। तो यहाँ पे डॉक्टर सन यात सेन मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि वो डॉक्टर थे, ठीक है। और लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो चीन के लिए कुछ अच्छा करें, और उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, ठीक है। सन यात सेन का कार्यक्रम 3 सिद्धांत। अब आपको यहाँ पे याद रखना है सनमिन चुई, ठीक है। अब सन का अलग मतलब है, मिन का अलग मतलब है, चुई का अलग मतलब है। तो सनमुन चुई के नाम से इनके सिद्धांतों को जाना जाता था। ये सिद्धांत क्या, देखिए सन का अगर हम अर्थ लें तो राष्ट्रवाद, ठीक है, जिसका अर्थ था माचू राजवंश। अब माचू जो कि विदेशी राजवंश था, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। अब इनका पहला सिद्धांत था अपने देश चीन के अंदर राष्ट्रवाद की स्थापना करना, ठीक है। और साथ में जो माचू राजवंश था, जो चीन के अंदर अपनी सत्ता जमाए बैठे हुए था, उस राजवंश का खात्मा करना। और दूसरा, इतना बड़ा चीन है तो वहाँ छोटे छोटे और भी राजवंश मौजूद थे, तो उन सबको सत्ता से हटाना। साम्राज्यवादी जिन्होंने चीन के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर अपना अधिकार क्षेत्र जमा रखा था, उनको हटाना। और इस प्रकार से चीन को जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना उनका सपना था। फिर उन्होंने दूसरा दिया है गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, जिसे हम मिन के रूप में ले सकते हैं। तो वो लोकतंत्र की या गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। और तीसरा चुई अगर देखें तो समाजवाद, समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भू स्वामित्व में बराबरी लाए, कि उनके अनुसार वो एक सपना देखते थे कि कोई भी गरीब न रहे, सभी के पास बराबर भूमि हो, सबके साथ बराबर पूंजी हो। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सपना है वो देखा था सन यात सेन ने, या डॉक्टर सन यात सेन। और इसी की वजह से इनको आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। अब 1919 में बीजिंग आंदोलन में क्रांतिकारियों की कुछ मांगे थी। वहाँ पे एक आंदोलन हुआ। बीजिंग क्या है? बीजिंग अगर आपका ध्यान रहे तो, अगर विश्व मानचित्र में आ जाता है नाम, तो आपको याद रखना ये चीन की राजधानी है, बीजिंग, ठीक है, चीन की राजधानी। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के जो निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पे समय दिया जा रहा है 1919। अगर प्रथम विश्व युद्ध का समय आपको ध्यान है तो 1914 से 1918, ठीक है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ एंड हुआ, और उसके बाद की परिस्थितियाँ, ठीक है, 1919 में। अब यहाँ पर शांति सम्मेलन, युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था। उस समय चीन ब्रिटेन के साथ में था, पर उससे हथियार लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले थे। वह विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया कि चीन को भी उम्मीद थी कि वो मित्र राष्ट्रों के साथ में है, विजित राष्ट्रों के साथ में है, और उसको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसे ऐसा नहीं मिला, बल्कि उसके जो इलाके थे वो उसको नहीं सौंपे गए, तो जिसके कारण वहाँ पे जो है विरोध है वो हो रहा था। अब जो क्रांतिकारी जो मांगे कर रहे थे चीन के अंदर, वो थे कि चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की कि चीन ऐसे ही उपनिवेशिक शक्तियों या ताकतों के अंदर दबा रहा तो चीन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए चीन के अंदर विज्ञान और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को स्थापित किया जाए, अर्थात उचित शिक्षा दी जाए, वैज्ञानिक शोध आधारित शिक्षा दी जाए, लोकतंत्र गणतंत्र की स्थापना है, लोकतंत्र की स्थापना, और राष्ट्रवाद यानी प्रत्येक नागरिक के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो स्थापित की जाए, और ताकि वो अपने प्राण देने के लिए तैयार रहे। देश के साधनों पर कब्जा जमाए विदेशियों को भगाना, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा भी दिया गया, अर्थात विदेशियों को हटाने के बारे में उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल है वो किया। इसके अलावा पैरों को बांधने की प्रथा चीन के अंदर मौजूद थी, और जिसमें मजदूरों वगैरह को या जो दास वगैरह है, कामगार वगैरह होते थे, उनको काफ़ी यातनाएं, प्रताड़नाएं दी जाती थी। पैरों को बांध के उनका शोषण करना, काम करवाना, ये सारी चीज़ें जो कि अक्सर दासों के साथ वगैरह होती थी, बंधुआ मजदूरों के साथ होती थी। तो ये प्रथा को समाप्त करने की मांग उठी। और औरतों की अधीनस्था, यानी औरतों को जो गुलामी का जीवन जीना पड़ता था, उसके लिए भी मांगे हैं उठने लगी कि औरतों को स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाए। फिर शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने की, आर्थिक विकास जैसे सुधारों की भी वकालत की, यानी शादी में महिला और पुरुष को बराबर दर्जा, और चीन के लिए गरीबी को कैसे दूर किया जाए उसके लिए चीन के अंदर आर्थिक विकास के ऊपर है वो बल दिए जाने की बात होने लगी थी।
फिर गणतांत्रिक क्रांति के बाद चीन में दो पार्टियों का उदय हुआ, जिसमें दो पार्टियां, एक तो थी कुओमिंतांग पार्टी, जिसे अगर दूसरा नाम दिया तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, और दूसरी थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि आज भी चल रही है। ठीक है, अब कुओमिंतांग पार्टी क्या है? अब सन यात सेन के बाद आए चियांग काई शेक, जो कि उनके शिष्य कह सकते हैं, उनके अनुसरणकर्ता कह सकते हैं। तो सन यात सेन की मृत्यु के बाद 1887 से 1975 के समय के बीच में चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे। तो सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की जो है स्थापना की थी, और ये पार्टी आगे संभाली किसने? चियांग काई शेक ने। ठीक है, कुओमिंतांग यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता बनकर उभरे। उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वार लॉर्ड्स, एक स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, यहाँ पे स्थानीय नेता नहीं कह सकते, यहाँ पर हम देखें तो जमींदार वर्ग, ठीक है, जो कि भूमि को जिन्होंने छीन लिया था, ठीक है, और अपने नियंत्रण में किया, साम्यवादियों को खत्म कर डाला। तो उन्होंने एक तो वॉरलॉर्ड्स के जरिए उन्होंने इस कुओमिंतांग की काम हुआ कि जमींदारों से सत्ता छीन ला और आम लोगों तक उसे पहुंचाना। और इसके अलावा साम्यवादियों का, ये पार्टी साम्यवादियों को खतरा मानती थी, तो उन्होंने उसका खत्म कर डाला। उन्होंने सेक्युलर और विवेकपूर्ण इलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की। सेक्युलर का अर्थ होता है पवित्र, ठीक है, और विवेकपूर्ण यानी इलौकिक यानी इस जगत के अंदर, ठीक है ना। तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहिए, और उन्होंने कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को जो है दर्जा दिया और लोगों को उसे अपनाने की बात रखी। फिर चियांग काई के शेक के द्वारा क्या सुधार है किए गए? तो ये कुओमिंतांग पार्टी के नेता थे सन यात सेन के बाद, और उन्होंने क्या सुधार किए? तो उन्होंने एक तो सेना को मजबूत बनाने की कोशिश की, राष्ट्र का सैन्यकरण करने की कोशिश। सबसे बड़ी बात है सेना को मजबूत बनाना, ठीक है, आधुनिक सेना। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए, यानी उन्होंने संगठन की बात की है, ठीक है, एकत्रित होकर संगठित रहने की बात की है। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं के लिए भी कहा कि हर महिला को कुछ अच्छे गुणों का पालन करना चाहिए। पहला है सतीत्व, ठीक है, दूसरा सतीत्व अर्थात महिला को अपने पुरुष के प्रति वफादार रहना, रूप रंग में अर्थात अपने आप को अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, सुंदर दिखने का प्रयास करना, वाणी में मृदुलता और कोमलता रखना, और काम करना यानी घरेलू काम काज वगैरह करना। उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर देखने पर जोर दिया। ये उनकी अपनी निजी सोच थी, किसकी? जो है चियांग काई शेक के द्वारा, और उस समय के अनुसार उन्होंने महिलाओं के लिए भी ये चीज़ें हैं वो लागू की थी। यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की, कि उन्होंने ये कहा कि हर महिलाओं को उन्होंने एक निश्चित कुर्ते वगैरह है या जो भी वहाँ पे कपड़े पहने जाते थे उसकी लंबाई भी निर्धारित कर दी, यानी महिलाएं कम कपड़े नहीं पहनेगी। 1919 में चीनी शहरों की अगर हम स्थिति देखें तो वहाँ पे चीनी शहरों की स्थिति कैसी थी? उस समय औद्योगिक विकास चीन का बहुत धीमा था, और कुछ गिने चुने क्षेत्रों में ही उद्योग वगैरह थे। शंघाई जो कि चीन का शहर है, और जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था, और इनकी संख्या उस समय 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। हर मजदूर के पास काम नहीं था, ठीक है, ऐसे तो मजदूर तो भारी भरकम थे, 5 लाख की संख्या थी, लेकिन हर मजदूर के पास काम नहीं था। वो छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे, और कुछ जहाज निर्माण कंपनियों में लगे हुए थे, तो वो उद्योगों में लगते थे, तो कुछ लोग वहाँ पे काम करते थे। फिर है ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी। नगण्य शहरी से तात्पर्य है न के बराबर शहरी, मतलब गांव से वो रोजगार के लिए कमाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे आपका शियाओ शिमिन जो शब्द है वो चाइनीज शब्द है, चीनी शब्द है। व्यापारी और दुकानदार होते थे, अपना आजीविका चलाते थे। शहरी मजदूरों खासतौर से महिलाओं को काम बहुत कम मिलता था। मजदूरों में भी महिला और पुरुष के साथ भेदभाव होता था। महिलाओं को बहुत कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों को फिर भी वेतन ठीक दिया जाता था। और काम करने के घंटे बहुत लंबे थे। जैसे फैक्ट्रियों उद्योगों में काम करते थे लोग, तो वहाँ पे बहुत अधिक समय तक काम करना पड़ता था, और काम करने की परिस्थितियाँ भी काफ़ी ख़राब थी, यानी छोटी छोटी गंदी जगह, भीड़ भाड़ वाली जगह, कम लाइट वाला एरिया, और मतलब कह सकते हैं कंजेस्टेड एरिया या सफोकेटेड एरिया, वहाँ पे भी लोगों को काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार से काम के घंटे लंबे, और उसके बाद खराब परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता था। अब जो सन यात सेन के द्वारा जो कुओमिंतांग पार्टी बनाई गई और जिसको चियांग काई शेक ने लगातार चलाया, लेकिन फिर भी ये पार्टी है वो असफल रही। तो इसके क्या कारण थे? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कुओमिंतांग पार्टी की असफलता के क्या कारण थे। देखिए, देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद भी कुओमिंतांग जो है पार्टी है वो जो है पूरी तरह से असफल रही। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पे कुओमिंतांग पार्टी, एक तो इसकी सोच है वो संकीर्ण सामाजिक आधार,
संकीर्ण सामाजिक आधार महिलाओं के लिए उन्होंने जैसे कपड़े ऐसे नहीं पहनना, उनको ऐसा नहीं रहना, वैसा नहीं रहना, और फिर पुरुषों के लिए भी जो उन्होंने कुछ निर्धारित वगैरह किया होगा, तो इस आधार पे असफल रही ये पार्टी। ठीक है, तो पहले संन्यास सैन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों को बराबरी में लाना कभी अमल में नहीं। उन्होंने बातें तो बड़ी की थी कि हम पूंजी का नियमन करेंगे, सभी को बराबर बराबर भूमि होनी चाहिए, सभी के पास अधिकार होने चाहिए, लेकिन ये पार्टी है वो राजनीतिक या सामाजिक कारणों तक सीमित होकर रह गई और जो वास्तविक कार्य उनको करना था वो नहीं कर पाए, और जिसके कारण धीरे धीरे ये पार्टी है वो असफल रही और फिर ये पार्टी जो है ख़त्म हो गई। अब चीन और जापान के काफ़ी युद्ध हुआ है जिसे हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, और इस युद्ध में चीन पर जापानियों के हमले के क्या परिणाम हुए, तो इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमज़ोर कर दिया था। जापान और चीन के कारण मंचूरिया जो उसके आसपास का इलाका है वो जापान, उसी के कारण है वो युद्ध उनका हुआ था। तो 1945 से 1949 के दरमियान कीमतें चीन के अंदर 30% है वो गिर गई थी। तो जापान ने चीन जैसे देश को हरा दिया था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हालात क्या रहे कि 30% जो है कीमतें गिर गई, आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो गई, क्योंकि अगर सरकार या देश अगर युद्ध जैसी परिस्थितियों में रहेगा तो ऐसे में वहाँ की स्थितियाँ बेकाबू हो जाएगी, आम आदमी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ग्रामीण चीन में भी संकट आ गया। चीन जापान युद्ध से ग्रामीण चीन में दो संकट उत्पन्न हुए। एक तो पर्यावरण संबंधी, जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश और बाढ़ भी शामिल थे। तो एक तो पर्यावरण में जब युद्ध होते हैं, हथियारों का उपयोग होता है, विषैली गैसें वगैरह होती है, मरण होता है, तो इन सब चीज़ों से पर्यावरण भी प्रभावित हुआ। फिर सामाजिक जीवन और सामाजिक आर्थिक जीवन, जो विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी, निम्न स्तरीय संचार का कारण था कि वहाँ पे लोग वही पुराने ढर्रे से चल रहे थे। ठीक है, ऋण लेना, आदिम प्रौद्योगिकी यानी पुरानी व्यवस्थाएं, तकनीकियाँ खेतों वगैरह में काम में ली जा रही थी, जिसके कारण, और संचार के साधन भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें ग्रामीण स्तर भी इससे प्रभावित हो गया और चीन अपने विकास की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना, देखिए अब चीन में साम्यवादी सरकार आ गई। अब कुमिनतांग पार्टी खत्म हो गई या असफल हो गई और बाद में एक नई पार्टी आई जो कि 1921 में चीन में जो है साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई। अब इसके अगर हम देखें तो चीन में जो साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, उसके प्रमुख जो नेता थे वो थे माओ से तुंग। माओ से तुंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक राजनीतिक शक्तिशाली ताकत बनी और जिसने अंततः कुमिनतांग पार्टी पर जीत हासिल की। जैसे भारत के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियां आमने सामने अक्सर रहती है, ठीक इसी प्रकार से चीन के अंदर भी कुमिनतांग और जो है कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी आमने सामने रही और अंत में साम्यवादी पार्टी की सरकार बनी। माओ से तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीके, अब उन्होंने आमूल यानी जो है उन्होंने जो परिवर्तन किए, बदलाव जो किया था, और उसमें क्या देखिए 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कुमिनतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए कि इस पार्टी को जो है साम्यवादी पार्टी को कुमिनतांग पार्टी से डर था, तो उन्होंने अलग शिविर लगाया। फिर मजबूत किसान परिषद सोवियत का गठन किया, परिषद यानी सोवियत, ठीक है, और जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण को शुरू किया। और दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया कि उनके अनुसार राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि आज़ाद सरकार, स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए और सेना मजबूत होनी चाहिए। ये काम है वो साम्यवादी पार्टी ने किया। उसके बाद दूसरे जो है वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। तो महिलाओं के लिए हितकारी कार्य किए इस पार्टी ने। उन्होंने शादी के लिए नए कानून बनाए जिसमें आयोजित शादियां और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई और तलाक को आसान बनाया कि चीन में महिला या पुरुष है वो तलाक भी ले सकते थे और शादियों के समझौते में भी जैसे एग्रीमेंट वगैरह उस पर भी रोक लगाई, यानी खरीद फरोख्त नहीं, शादी को एक समझौतावादी तरीके से उन्होंने अपनाने की बात की है और चाहे तो लोग हैं वो अलग भी हो सकते हैं। अब माओ से तुंग का लॉन्ग मार्च यानी जो उन्होंने यात्रा की, लॉन्ग मार्च कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी की सोवियत की कुओमिनतांग द्वारा जो है नावेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्होंने लॉन्ग मार्च जो कि 1934-35 पर जाना पड़ा, जो कि शांक्षी तक 6000 मील का मुश्किल सफ़र था। नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को जो है वारलॉर्डिज्म को
खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला है। उन्हें यानी 1 साल तक उन्होंने जर्नी किए, सफ़र किया है और फिर जो वो चाहते थे कि वो उसमें बदलाव करना चाहते थे, भूमि सुधार वगैरह, उसके लिए उन्होंने इस कार्यक्रम को लोगों को जगाने का आधार बनाया। चीन में की साम्यवादी दल और उनके समर्थकों द्वारा चीनी परंपराओं को खत्म करना। ठीक है, उन्हें लगता था कि परंपरा जन समुदाय को गरीबी में जो है जकड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनको लगता था कि जो चीन का जो पुराना ढर्रा है उसे हटाने की बात उन्होंने की है। महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित रखती है। तो ऐसे में महिलाओं की स्वतंत्रता की बात भी कही और देश के लिए, विकास के लिए जो चीज़ें सही थी वो उन्होंने जो है इस पार्टी ने, साम्यवादी पार्टी ने जो है अपनाने की बात है वो की है। अब है चियांग काई शेक के द्वारा चीनी गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। देखिए, चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले और उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। ताइवान क्या है? देखिए, ताइवान एक छोटा सा देश है। ताइवान चीन का ही एक भाग है, परंतु 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में वह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी। तब से वह जापानी उपनिवेश है वो बना रहा। ठीक है, तो अब वहाँ पे वापस चीनी गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई है। देखिए, पहले तो वो जापान का हिस्सा बन गया या उपनिवेश बना रहा। अब ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना। फिर 1975 में चियांग काई शेक की मौत हो गई। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे शुरू हुआ जो है लोकतंत्र की स्थापना का मुद्दा। और 1887 तक फौजी कानून वहाँ से हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई। तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी और पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो इस प्रकार से ताइवान में 1975 में जो है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से ये हमने जो इस प्रथम पार्ट के अंदर, पार्ट यानी भाग, जिसमें मैंने चीन को लिया था और चीन के बारे में हमने पढ़ा कि चीन में किस प्रकार से कुछ योग्य नेताओं का योगदान रहा। 2 प्रमुख पार्टियां, चियांग काई शेक, माओ से तुंग, लियांग कीचाओ और सन यात सेन, इनका योगदान कैसा रहा और उन्होंने चीन के लिए क्या क्या कार्य किए, ये सारी हमने पढ़ी है। उनकी गतिविधियाँ, उनके सिद्धांत, उनके चीन का भौगोलिक व्यवस्था, इन सब के बारे में हमने इस अध्याय में भाग 1 में ये जानकारी ली। अब जो अध्याय बनेगा, सेकंड पार्ट इसका बनेगा, सेकंड भाग, उसमें मैं जापान के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे या जापान के बारे में नोट्स है वो आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहेगा और साथ में उम्मीद भी करती हूँ कि आपके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मैं हाथों हाथ आपको उत्तर भी दूंगी। धन्यवाद।